नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भदोही उत्तर प्रदेश की। वहाँ एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जी। एक कंपनी जो खुद को म्यूचुअल बेनिफिट बताती थी, उस पर इल्ज़ाम है कि वो सैकड़ों लोगों से 93 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गई है। 93 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है वाकई। हाँ, बहुत बड़ी। हमारे पास इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी मामले की थोड़ी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब हुआ कैसे, कौन लोग हैं इसके पीछे, और सबसे ज़रूरी कि इस तरह की जो स्कीमें होती हैं उनके झांसे से कैसे बचें। सही बात है, ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। सोचिए, 93 करोड़, और वो भी निवेशक आम लोग, और कंपनी वाले दफ्तर पे ताला लगाकर गायब। अच्छा, तो कंपनी का नाम क्या था? वेरीवेल म्यूचुअल फंड निधि लिमिटेड। सुनने में तो मतलब काफी भरोसेमंद सा लगता है ना? हाँ, नाम तो ऐसे ही रखे जाते हैं अक्सर। निधि लिमिटेड शब्द थोड़ा रेगुलेटेड फील देता है। हाँ, और इनका वादा क्या था कि पैसा डबल कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट जैसी स्कीमें थीं, और दूसरी बचत योजनाएं। जी, लुभावने वादे, जैसे कम समय में ज्यादा रिटर्न। और बताया जा रहा है कि जो कंपनी के मेन आदमी थे, कृपा शंकर, उनकी मौत हो गई थी। हाँ। उसके बाद उनकी पत्नी आशा देवी और बेटे रवि आनंद, अक्षय, सूरज, अमन और कुछ दूसरे डायरेक्टर्स भी थे, उन्होंने ये काम संभाला। जी, परिवार और कुछ सहयोगी। और फिर इन्होंने मिलकर करीब 93 करोड़ रुपए जमा कर लिए। जी, ये निधि लिमिटेड जो होती हैं, इनका एक सीमित दायरा होता है। ये असल में अपने सदस्यों के बीच ही बचत और उधार को बढ़ावा देने के लिए होती हैं। अच्छा। मतलब ये आम पब्लिक से इस तरह बड़े पैमाने पर डिपॉजिट नहीं ले सकती जैसे बैंक लेते हैं। तो यहाँ नियमों का उल्लंघन तो साफ दिख रहा है। तो ये निधि के नाम का गलत इस्तेमाल था एक तरह से। बिल्कुल, लगता तो यही है। और फिर क्या हुआ जब लोगों को पैसे वापस चाहिए थे? वही हुआ जो ऐसी पॉन्जी स्कीमों में अक्सर होता है। तारीख थी 25 जून। लोगों की मैच्योरिटी पूरी हुई। हाँ। वो अपना पैसा निकालने ज्ञानपुर ऑफिस पहुंचे। हाँ। और वहां ताला लगा हुआ था। ताला लगा था, और डायरेक्टर्स सब गायब, फोन बंद, कोई अता पता नहीं। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल मतलब फिल्मी कहानी जैसा है। पैसे का क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ गया इतना पैसा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, जांच में एक बहुत ही अहम बात पता चली है। क्या? कि इस वेरीवेल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड का कोई ऑफिशियल बैंक अकाउंट ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? बिना कंपनी अकाउंट के 93 करोड़ जमा कर लिए, ये कैसे मुमकिन है? यही तो खेल है। शक है कि ये लोग एक दूसरी संस्था, एक शेल कंपनी कह सकते हैं, माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन नाम की, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन, ये क्या है? बस नाम की संस्था। ऐसी कंपनियां अक्सर पैसा इधर उधर करने या छुपाने के लिए बनाई जाती हैं। इसी फाउंडेशन के नाम पर इंडियन बैंक की ज्ञानपुर ब्रांच में खाता खोला गया था। अच्छा, तो निवेशकों का सारा पैसा असल में उस फाउंडेशन के खाते में जा रहा था? लगता तो यही है। शुरुआती जांच तो यही कह रही है। और शक है कि इसी पैसे से, मतलब लोगों की जमा पूंजी से, इन डायरेक्टर्स ने अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदी, जमीनें, मकान। ओह, मतलब लोगों का पैसा अपनी जेब में। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है अब तक? पुलिस ने कुछ किया? जी हां, एफआईआर दर्ज हो चुकी है ज्ञानपुर थाने में। कौन सी धाराओं में? भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की धारा 314(4) के तहत ये धोखाधड़ी और संपत्ति के बेईमानी से इस्तेमाल से जुड़ी है। अच्छा, और एफआईआर में नाम किसके हैं? वही परिवार वाले? हाँ, कृपाशंकर के परिवार के सदस्य आशा देवी, रवि आनंद, अक्षय, सूरज, अमन। इनके अलावा कुछ और डायरेक्टर्स के भी नाम हैं, जैसे सुहेल अहमद, आनंद श्रीवास्तव, दयाशंकर मौर्य। कुल मिलाकर करीब 15 लोगों के नाम हैं एफआईआर में। 15 लोग? जाहिर है जिन लोगों का पैसा डूबा है वो तो अब बहुत परेशान होंगे। बिल्कुल। शिकायत करता है राजेश कुमार मौर्य, और उनके साथ और भी कई पीड़ित हैं। उनका कहना है कि इन डायरेक्टर्स ने जिले में अपने पॉलिटिकल और सोशल कनेक्शन का खूब इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब रुतबे का फायदा उठाया? जी, ताकि लोग भरोसा कर लें, सवाल ना पूछें। अब ये सब पीड़ित मांग कर रहे हैं कि इन डायरेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, ताकि उनका पैसा वापस मिल सके। हाँ, कम से कम कुछ तो रिकवरी हो। और ये मांग बिल्कुल जायज है। पुलिस क्या कह रही है इस पर? पुलिस अधीक्षक हैं अभिमन्यु मांगलिक, उन्होंने पुष्टि की है। कहा है कि जांच ज्ञानपुर एसएचओ को सौंप दी गई है, और भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और प्रॉपर्टी जब्त करने वाली बात? हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर ये साबित होता है कि प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई है, तो उसे कानून के तहत जब्त किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। ये मामला सिर्फ भदोही तक ही सीमित नहीं लगता,
मुझे लगता है छोटे शहरों में ऐसी चीजें शायद ज्यादा आसानी से हो जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये घटना एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती है। छोटे शहरों और कस्बों में इस तरह की जो फ्रॉड स्कीम्स हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, कई कारण हैं। एक तो वित्तीय साक्षरता की कमी। लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पैसा लगाना सुरक्षित है, क्या देखना चाहिए। दूसरा, स्थानीय स्तर पर जो प्रभावशाली लोग होते हैं उन पर भरोसा कर लिया जाता है। हाँ, जान पहचान का आदमी है तो ठीक ही होगा। बिल्कुल, इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है, विश्वासघात होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक कंपनी बनी म्यूचुअल बेनिफिट के नाम पर, बड़े बड़े वादे किए, जी भरोसा जीता, शायद रुतबे का इस्तेमाल करके जी 93 करोड़ रुपए जमा किए और फिर डायरेक्टर्स गायब। सही। और पीछे रह गए सैकड़ों निवेशक जिनकी जिंदगी भर की कमाई शायद चली गई। जांच अब शुरू हुई है। पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अनिश्चितता है। हाँ, और एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि इस तरह की जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है उसे रोकने के लिए रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और स्थानीय प्रशासन सबको ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। निगरानी बढ़ानी होगी। और लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा। लोगों को ये समझाना होगा कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई कहीं की ना लगा दें। पूरी जांच पड़ताल करें, रजिस्टर्ड है या नहीं ये देखें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ लोग इतने सारे लोगों का विश्वास इतनी आसानी से तोड़ देते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। जी आज की बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या सिर्फ नियम कड़े कर देना ही काफी है, या हमें एक समाज के तौर पर भी ये सोचना होगा कि हम इतने भोले या लालची क्यों हो जाते हैं कि ऐसे झांसों में बार बार फंस जाते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बहुत जरूरी सवाल है। आत्ममंथन की जरूरत है।